हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष सोनी मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों से कर रहे होंगे और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते होंगे। मेरे साथ आप सभी 90 प्लस इन मैथमेटिक्स का टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यूपी बोर्ड का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है और ये सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम जो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स कंटेन करता है। 5 मार्क्स के आते हैं उससे क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं और ये 5 नंबर या 6 नंबर गेन करना बहुत आसान है। इसमें मुख्यतः 4 टॉपिक हैं। ठीक है, पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना जैसे कि √2, √5, √3 को सत्यापित करना कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर परिमेय संख्याओं का शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपण करना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कह रहा है कि अगर कोई दो इंटीजर a और b गिवन है तो Q और R यूनिक, ऐसे Q और R यूनिक एग्जिस्ट करेंगे कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में, जहां R 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। और ये प्रमेय हम बहुत ज्यादा इस प्रमेय से फैमिलियर हैं, परिचित हैं। जैसे देखो 10 और 15 का एग्जांपल दिखा दूं, जाने अनजाने हम लोग इससे बहुत ज्यादा परिचित हैं। देखो ये देखो 10, यहाँ पे 15 ग्रेटर देन 10 है जैसा कि इसमें दे रखा है। ठीक है, मतलब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को डिवाइड करेंगे। ओके, तो फिर डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू, यहां एक बार में जाएगा 10, रिमाइंडर बच जाएगा 5। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 15 इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 5। तो ये तुम्हारा हो गया A, ये हो गया B। तो A और B के लिए यूनिक Q और R मिलेंगे। अब इसके अलावा जैसे ही तुम Q को चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा या तो ये चेंज हो जाएगा, R को चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा या तो ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब बस यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब इसका जो हमने अभी किया इसकी मदद से HCF निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है जरा देखो। और इस एल्गोरिथम को भी हम बहुत बेसिकली बचपन से यूज करते आ रहे हैं। जैसे मान लो कि तुमने किया होगा 12 और 84 का निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 84 12 सॉरी, ये तो 84 डिविजिबल है, कुछ और ले लेता हूं मैं, 88 ले लेता हूं। ठीक है, तो 12 सत्ते 84, रिमाइंडर बच जाएगा 4। अब क्या करते थे, 4 को यहां लिख लेते थे, फिर 12 4 3 12 और कट गया तो 4, ये हमारा HCF हो जाता था। ठीक है, तो सेम यही चीज है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जरा देखो कैसे।
यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जिसके अनुसार हम एचसीएफ निकालते हैं, वो उसी चीज को रिटर्न फॉर्म में लिख रखा है। सबसे पहले हम इस पे डिवीजन लेमा जो हमारा जो अभी प्रमेय था उसको अप्लाई करते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे अब 12 और 88 था। ठीक है, तो 88 को ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू 7 प्लस 4, इस फॉर्म में लिख देंगे। फिर चेक करेंगे इफ r इक्वल टू 0 तो HCF विल बी b, तो हमारा r तो 0 है नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि r अभी 0 नहीं हुआ है तो फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, b एंड r, तो जो हमारा ये b आया है 12, ये b होगा और r 4 है। अब इस पे यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे, 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, फिर और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि r 0 ना मिल जाए। अब हमारे केस में हमें r 0 मिल गया, तो जो डिवीजर होता है जैसे ही 0 मिलेगा, अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो जो भाजक हमारे पास आया है, तो ये जो 4 है यही भाजक है और ये भाजक ही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। अब आते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे। ये कहता है कि एक से अधिक हर प्राकृतिक संख्या n या तो अभाज्य होती है या फिर वो अद्वितीय अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे कि 6 देख लो, 6 ये अभाज्य नहीं है, बट 6 को 2 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख पा रहे हैं हम। ठीक है, तो यही है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। ठीक है, अगर वो प्राइम नहीं है तो प्राइम को तो केवल वो नंबर और वो नंबर, जैसे 7 है तो प्राइम को 1 और 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। ओके, इस प्रमेय को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हमें एक और प्रमेय जानना होगा कि अगर कोई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब a स्क्वायर, a यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये बताता है कि p a को भी विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार भी विभाजित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एग्जांपल इसका। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। सिद्ध करे कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय ना मान के परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, फिर अगर जब हम परिमेय मान लिए तो हम परिमेय संख्या का डिफिनीशन जानते हैं, a/b फॉर्म का होगा, जहां a और b इंटीजर है और b नॉट इक्वल टू 0 है। इंटीजर मतलब पूर्णांक है। ठीक है, तो √5 को हम r और s कमा √5 इक्वल टू r/s के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब r/s का हमने लिखा, जैसे अभी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि r और s में कुछ कॉमन हो। जैसे मान लो कि √5 को अगर हम, मतलब एक बस ये अजम्पशन है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है इसके, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूं। तो अगर r/s इस फॉर्म का है और इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे 2 चौको 8, 2 पचे 10, तो 2 इसमें कॉमन फैक्टर था तो उससे विभाजित कर दिया। मतलब हमें ये जो फॉर्म लेना है करनी वाला, उसको ऐसा लेना है जो परस्पर सहभाज्य हो, सह अभाज्य हो। ठीक है, ये सह अभाज्य होगा। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब को प्राइम
ए और बी का HCF 1 आना चाहिए, उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप तुम रिड्यूस कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तुम डायरेक्टली ये लिखो कि मान लेते हैं कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम कर्ण में 5 को पूर्णांक ए और एस ए और बी नॉट इक्वल टू 0 √5 इक्वल टू ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी लिख लो √5 एंड फिर इसको b√5, इधर b मल्टीप्लाई कर दिया b, तो b/b√5 एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करके उसको अरेंज कर लिया। लाइक इसको जब वर्ग करोगे तो b² 5 इक्वल टू a² होगा, तो मैं 5b² लिख लिया। ठीक है, 5b² इक्वल टू a²। ठीक है, अच्छा अब यहां एक चीज नोटिस करो कि ये a² जो है वो 5 का मल्टीपल है। अब अगर कोई संख्या किसी नंबर का मल्टीपल है, x का मल्टीपल है, x और y, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या x से डिविजिबल है, अर्थात a 5 से विभाजित है, नहीं 5 a² को विभाजित करता है। और अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर a² को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा, यहां 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो a कुछ 5 लैम्डा टाइप का होगा, यहां हमने 5c लिख रखा है। ठीक है, तो हम किसी पूर्णांक, यहां कुछ नहीं, किसी होना चाहिए, किसी पूर्णांक c के लिए a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो, अब वो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब जब लिख सकते हैं तो इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 5b² इक्वल टू 25c² हो जाएगा। ठीक है, 5b² इक्वल टू 25c²। अब 5b², 5 से 25 कैंसिल होगा 5 बार में, तो b² इक्वल टू आ जाएगा 5c²। फिर से हम नोटिस करते हैं कि b² भी 5 का मल्टीपल है, अर्थात 5 b² को भी विभाजित करता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो वही प्रमेय को लिख रखा है, पिछले वाले प्रमेय को, कि फिर से p इक्वल टू 5, जैसे वहां प्राइम नंबर था वहां प्राइम नंबर की जगह p इक्वल टू 5 ले लिया और ये प्रमेय हमने लगा दिया इसमें। इसलिए हमें यहाँ दिख रहा है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 5 है, दोनों में कॉमन एटलीस्ट 5 तो है ही। अब और ज्यादा है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन 5 तो श्योर हो गया। ठीक है, इसलिए यह इस तथ्य का खंडन करता है कि a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि यह परस्पर, माना क्या, हमने इसको कैंसल आउट करके परस्पर सह अभाज्य बना लिया था। ठीक है, को प्राइम बना लिया था, फिर भी हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल √5 मिल गया। ठीक है, इट मीन्स कि हमने जो माना था वो गलत माना था, √5 को परिमेय माना था, जो कि गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर हुआ, स्टेप हुआ कि क्वेश्चन 3 मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इस तरह से कंप्लीट लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप उसको मान लेंगे कि रेशनल है, फिर उसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे, फिर एक तरफ ट्रांसफर करके स्क्वायर करेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि 5 ही हो, यहाँ 3 भी हो सकता था, तो ये 3 का मल्टीपल मिलता, फिर a 3 का मल्टीपल मिलता, फिर b भी 3 का मल्टीपल मिलता, गुणज मिलता। तो फिर यहां से हम दिखाते कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो a और b सहअभाज्य नहीं है, अर्थात जो हमने माना था वो गलत है, अतः जो भी √2 हो, 3 हो, √5 है, अपरिमेय संख्या है। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए विद कंप्लीट स्टेप। बाय द वे
ये कंप्लीट स्टेप एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, और इंग्लिश में भी सेम उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन है, ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव में निरूपण। ठीक है, तो यहां हम कह रहे हैं कि x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब दशमलव के बाद कुछ फिक्स डिजिट है, चलता नहीं जा रहा है वो। ठीक है, को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर मान लो कि 0.3785 है, ठीक है, इसको p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य होंगे। ठीक है, और q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होगा कि उसमें जो भी q के फैक्टर्स होंगे वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के होंगे, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक जो निगेटिव पूर्णांक ना हो। ये भी कुछ सेम ही है, उसका उल्टा है बस, कि अगर मान लीजिए p बाई क्यू फॉर्म का एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार है कि q अभाज्य गुणनखंड इस रूप का है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे कि अब देखो 3/40, ये अब हमें बताना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत है कि नहीं है। 1/12 दशमलव प्रसार इसका शांत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जरा अब एक बार इसको चेक करते हैं। 3/40, तो 40 का क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इट मीन्स 2 क्यूब 5, तो n की वैल्यू 3 आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई, दोनों ही नॉन निगेटिव है, तो ये पॉसिबल है। तो ये कुछ डेसिमल तक जाके रुक जाएगा। ठीक है, 3 डेसिमल तक जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा अभी कि कैसे कितने डेसिमल तक जाएगा, ये देखने का तरीका। और ये 1/12 तो 12 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 4, तो इसमें ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि हमें बस 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m फॉर्म का चाहिए। m और n भले ही 0 हो जाए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 3 आ रहा है, तो ये जो भी दशमलव बनेगा वो चलता चला जाएगा, शांत दशमलव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बस इतना सा कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर आना चाहिए वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर वो शांत दशमलव है तो उसका फैक्टर 2 टू द पावर n या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m फॉर्म का होगा, इस रूप का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। ठीक है, तो ये वही चीज कह रहा है कि अगर p बाई क्यू फॉर्म का है, बट जो q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है, मतलब इनके अलावा कुछ हो जाए, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाए, या ये दोनों रहे ही ना, बिल्कुल ही ना रहे, तो उस टाइप के दशमलव का प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, ये देख लो 0.3333 चलता चला जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन सेक्शन पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मोस्टली 1 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली डेफिनेशन से दे रखा है, कि मैं हिंदी वालों के लिए बता देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं हिंदी में। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम, अभाज्य संख्याओं के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य का परिभाषा क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या, संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 1 और वो संख्या खुद होती है। ठीक है, जैसे 5, तो 1 और 5, तो टोटल कितने हो गए 2,
तो प्राइम नंबर्स के अभाज्य संख्याओं के मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आंसर होगा। फिर ये भी आसान क्वेश्चन है एक, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कह रहा है हिंदी वालों के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का मसप बताइए। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 1 नहीं है, ध्यान रखना। अभाज्य संख्या 2, 3, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7 ऐसे जाता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, 2 से ज्यादा मल्टीपल हो। इसलिए 4 जो होगा वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। 2 और 4 का HCF, तो 2 और 4 का HCF, और HCF क्या होता है, इन जो दो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से डिविजिबल हो, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं 1 इंटू 2, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यही हमारा HCF होगा। नेक्स्ट, फाइंड द HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM equals to product of two given number। 404 और 96 का मशप तथा लसप ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि मशप गुणे लसप इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम, और एक और चीज यहां गिवन नहीं है, बताया नहीं है कि किस तरह से करना है, तो आप फ्री हैं, चाहे तो आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, आप जैसे भी निकाले एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरा विस्तार से करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स के होंगे या फिर 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का होगा तो आपको एलसीएम और एचसीएफ के भी स्टेप अच्छे से दिखाने होंगे, और 2 मार्क्स का होगा तो आप थोड़ा बहुत स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बट ज्यादा नहीं, कुछ भी शॉर्टकट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब कुछ क्लियर लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं, तो 404 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 101, 101 प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 96 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हो, ये हो गया 2 to the power 2 इंटू 101, ये हो गया 2 to the power 5 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन प्राइम क्या है, प्राइम नंबर 2 3 101, दोनों में कॉमन, सॉरी ओनली 2 है। और लोएस्ट पावर को लिख लेते हैं, ठीक है, लोएस्ट पावर, तो ये एचसीएफ हो गया। अगर वही हाईएस्ट पूछता तो दोनों में कॉमन वाले को लिखते हैं, दोनों में कॉमन वाले को, और उसमें प्रेजेंट सभी को लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो भी प्राइम नंबर है उन सभी को लिखते हैं, और इन जो कॉमन वाला है उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है उसको नोट करते हैं, ठीक है, बाकी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और बाकी सबको ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। अब हम एलएचएस लिख के एलएचएस एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख लेंगे, तो 2 to the power 4, सॉरी ये 2 है, 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 7। ये मैं यहाँ स्टेप रिड्यूस कर रहा हूं, बट आप लोग मत कीजिएगा। 3 इंटू 101, और ये हो गया एलएचएस, और ये हो गया आरएचएस। क्या होगा आरएचएस होगा 2 to the power 2
इंटू 100 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3। यहां भी सेम सिचुएशन है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द पावर 7 होगा, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर। तो हमें दिख रहा है कि LHS इक्वल टू RHS है, तो प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग इक्विलिड एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 2048 और 960। ठीक है, तो अभी जो एल्गोरिथम हमने पीछे अभी डिस्कस करा हमने इक्विलिड एल्गोरिथम, उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। 2408 बड़ा है, और तो इस पे विभाजन प्रमेय का लगाएंगे 2408 एंड, तो इसको हम लिखते ऐसे हैं कि चूंकि 2408 इससे बड़ा है 960 से, तो हम इस पे विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, तो हम पाते हैं कि 2408, अब इसको फैक्टराइज करके जब लिखोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर स्टेप 2, चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो विभाजन प्रमेय का हम फिर से लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? B और R, तो हमारा B क्या था 960 और R 488। फिर हम इसको 960 इक्वल टू इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर चेक करेंगे हमारा R 0 नहीं है, हम फिर से लगाएंगे। वी कंसीडर द न्यू डिविजर 448 और न्यू रिमाइंडर 472। इसका मतलब ये होगा कि हम अपना नया जो भाजक है अब 488 चुनेंगे और शेषफल 472 चुनेंगे। फिर इस पे हम विभाजन प्रमेय का लगाएंगे और हम फिर एक बार देखेंगे कि 16 आया रिमाइंडर, जो कि फिर से 0 नहीं है, तो अगली बार फिर से 472 एज अ डिवीजर यूज होगा और रिमाइंडर के तौर पे होगा वो 16 है। तो फिर अब इस पे और इसके साथ में डिवीजन प्रमेय का लगाएंगे। ठीक है, तो 472 इक्वल टू 16 इंटू 29 लिख सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 16 और 8 के लिए ये केस लगेगा। फिर फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये जो हमारा 8 है यहाँ पे, ये हमारा HCF होगा 2408 और 960 के लिए। ठीक है, तो द रिमाइंडर हैज बिकम 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो गया तो इस हमारा यही प्रोसीजर रुक जाएगा और जो हमारा डिवीजर है इस स्टेज पे 8 है, तो हमारा HCF 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ 5q+2 और 5q+3 फॉर एनी इंटीजर। तो एक बात मुझे बताओ जरा कि फॉर एनी इंटीजर q, कोई भी इंटीजर q को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो 5m+r, जहां m कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर, और r इक्वल टू 0 1 2 3 4 ओनली 4 तक। ठीक है, तो जरा एक बार चेक करना, हम ये सारे नंबर पा सकते हैं क्या? सारे इंटीजर मिल रहे हैं? एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हमें 0 मिल जाए, 1 मिल जाए। पॉजिटिव में 0 नहीं आता है। 1 2 3 4 5 पा सकते हैं क्या? जरा चेक करना एक बार। जब m इक्वल टू 0 रख दो तो r इक्वल टू 1 2 3 4। अब 5 चाहिए हो तो r 0 कर दो, m1 रख दो, फिर m1 रखने के बाद 1 2 इसको रखते चले जाओ, तो सारे के सारे नंबर मिल गए। तो इट मीन्स हम ये जनरल क्यू ले रहे हैं, कोई इस पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब इतना इस फॉर्म का हमें मिल गया। चलो, इस फॉर्म के लिए हमें 5 केस मिल रहे हैं, जब r इक्वल टू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं।
केस 1 जहां पे a इक्वल टू r इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 5m हो जाएगा। तो जब इसको स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर है, a स्क्वायर है, जब इसको स्क्वायर करोगे तो 25m स्क्वायर हुआ। 25 में से 5 बाहर कर दो तो ये कंप्लीट जो चीज है ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ और क्यू टाइप का लिख सकते हैं। तो दिखा a इक्वल टू 5q हो गया। ओके, तो ये वाला फॉर्म 5 से स्क्वायर करने पे ये फॉर्म आया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्या मिलता है हमें। जब 1 किए तो 5 प्लस 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m। ठीक है, एक को वैसे ही रहने दिया, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 5m स्क्वायर हो गया प्लस 2m हो गया। ठीक है, तो ये फिर से ये कंप्लीट चीज 5 से डिविजिबल है, तो इसको कुछ नया टर्म लिख सकते हैं, q लिख दिया हमने तो 5q प्लस 1 फॉर्म का हो गया। इट मींस ये फॉर्म पॉसिबल है स्क्वायर में, ये फॉर्म पॉसिबल है। अगला देखते हैं, a स्क्वायर जब 5m प्लस 2 लिया तो इसको जब स्क्वायर किया तो इस फॉर्म का बना m प्लस 3। ऐसे चेक करते चले जाएंगे, इसको स्क्वायर करोगे तो ये 5q प्लस 4 बन रहा है, 5m प्लस 4 को स्क्वायर करोगे तो 5q प्लस 1 बना। इट मींस 5q पॉसिबल है, 5q प्लस 1 पॉसिबल है, 5q प्लस 4 पॉसिबल है। ये दोनों फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ये दोनों फॉर्म कभी भी किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, किसी पॉजिटिव के स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पे हमें 3 ही फॉर्म मिल रहे हैं स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। ठीक है, अतः इन दोनों में से कोई फॉर्म हमें नहीं मिलेगा। इसी तरह प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। कह रहा है कि कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उसमें से कोई ना कोई तो 3 का डिविजिबल है, ये प्रूफ करो। ठीक है, तो मान लिया कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो जिसे 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, n 3q प्लस r टाइप का है, क्योंकि हम अब n को तो हम प्रमेय से पता है, इक्विलिट विभाजन प्रमेयिका से पता है हमें कि हम n को 3q प्लस r के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, q प्लस r के टर्म में। अब देखो ये n कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ q और r। कोई भी नंबर रखो, इसमें q और r की वैल्यू रखो, ये n चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम n इक्वल टू 0 ले रहे हैं, पहला केस, जब 0 लोगे तो तुम्हारे पास जो नंबर बनेगा, पहला नंबर 3q होगा, दूसरा नंबर 3q प्लस 1 होगा, और दूसरा पहला, दूसरा और तीसरा 3 नंबर होंगे, तो जिसमें से पहला ही 3 से डिविजिबल है, 3q डिविजिबल है। ठीक है, केस 2 जब 3q प्लस 1 होगा n। ठीक है, तो जब 3q प्लस 1 होगा तो पहला नंबर, तो इसमें दूसरा नंबर क्या होगा, 3q प्लस 2 होगा, 3q प्लस 2 होगा, और तीसरा नंबर 3q प्लस 3 होगा। ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये हो गया। फिर जब 3q प्लस 2 अपना नंबर ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3q प्लस 3, अगला नंबर 3q प्लस 4, तो ये वाला नंबर इसमें डिविजिबल मिल गया। अतः हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो एटलीस्ट उसमें से कोई एक तो मिल ही जाएगा जो 3 से विभाजित होगा। ठीक है,
तो ऐसे ही हम सारे केस को चेक करेंगे, हमें मिलता चला जाएगा 3³ + 3 मिलेगा और इसमें भी 3³ + 3 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड में आते थे 2√3 √5 प्रूफ करने के लिए रेशनल नंबर। ये जनरली अब हो सके तो ना दे, क्योंकि ये ट्रेंड में है अभी। वैसे हो सकता है ये भी पूछ सकता है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब ये ट्रेंड में है कि √3 गिवन कर दे कि ये अपरिमेय संख्या है, तो प्रूफ कीजिए कि 2 + 5 √3 अपरिमेय है। इसको भी सेम वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। तो मान लेंगे कि 2 + 5 √3 परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होगा तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b को प्राइम अभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 2 - a/b b = 5 √3 माइनस के साथ, चलो -5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, -2/5 + a/5 b। ठीक है, = √3। जब एलसीएम लोगे तो ये 5b हो जाएगा, -2b + a/b को हम रेशनल माने थे, तभी इसके बराबर किए थे। तो जब a और b को रेशनल मानोगे तो ये इंटीजर होगा a और b, तो 2 × इंटीजर, इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। तो जो दिखा रहा है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, अर्थात √3 भी रेशनल होना चाहिए। जो हमारे गिवन चीज को कि √3 इरेशनल है, उसको विरोधाभास कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अतः जो हम माने हैं कि ये रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसको स्टेप वाइज करना होता है कंप्लीट। ठीक है, पहले मान लेंगे कि √5/3 इरेशनल है, रेशनल है। ठीक है, फिर a और b को प्राइम लेंगे, देयरफॉर फिर उसको समीकरण सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे, देखेंगे कि फिर वो रेशनल मिल रहा है, तो √3 भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट कि 3 इरेशनल है, क्योंकि हमारा जो यहां आ रहा है रेशनल है, और ये गिवन है कि √3 इरेशनल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां √5 नहीं है, यहाँ √3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसलिए दिस कंट्राडिक्शन, ये अब कंट्राडिक्ट जो था वो गलती इसलिए हो रही थी क्योंकि हम गलत मान रखे थे। अतः कंक्लूजन हमारा यही निकलेगा कि 2 + 5 √3 इरेशनल है। ठीक है, ओके, हम अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, जिसमें हम बात किए थे रेशनल नंबर्स के बारे में, बताना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें एक्चुअली हमें भाग देके चेक नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो 3125, इसको फैक्टराइज करो, 5 दूनी 10, 5 2 7 1 8 3 11, 5 से कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 50 25 25 125 25 625 5, यानी कि 3125 को 5⁵ लिख सकते हैं। अतः 13/3125 = 13/5⁵। ये इंटू 2⁵ लिख सकते हो, ये इस फॉर्म का है। अतः ये
शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको चेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, जब ऐसे प्राइम फैक्टर लिखते हैं ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर देख लेते हैं उन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन होगा तो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो 7/8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इक्वल टू दे रखा है, 8 इक्वल टू आ गया 2 क्यूब, इस ये भी 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n रूप का है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब इसको देखो 455, 455 को चेक करो, 5 5 10 4 14, 5 से ही कटेगा, चलो 5 5 9 45 और 1 91 7 13, 13 7 91 गुणे 5 95, ठीक है। और इसमें 64 का फैक्टर करके देख लो कि कोई कुछ कॉमन तो नहीं है, 2 टू द पावर 6 होगा तो इन दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा देखो, ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n फॉर्म का नहीं है, क्योंकि इसमें 13 और 17 एक्स्ट्रा आ गए। ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग डेसिमल होगा इसका एक्सपांशन, क्योंकि है तो ये रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको चेक करो 1600, 1600 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणे 100, 2 टू द पावर 4, 25 गुणे 4, 2 टू द पावर 2 गुणे 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है। इतना हो गया। तो ये भी तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि ये भी 2 टू द पावर, एक मिनट यहां अब 15 से अब देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, 15 इक्वल टू 3 गुणे 5 होगा, तो फिर भी ये एक ही को कट कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा था कि कितने डेसिमल तक जाएगा, तो जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट पावर 5 है, तो ये 5 डेसिमल तक जाएगा। ये वाला आफ्टर डेसिमल 3 तक जाएगा। ये तो रेकरिंग होगा, बार बार रिपीट करेगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, चलता चला जाएगा। और ये वाला 6 डिजिट तक जाएगा दशमलव के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ।